हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर 15। एमओएस के लेक्चर 14 यानी 14 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुके हैं। अगर उसे नहीं देखा है आपने तो उसे ज़रूर देखें। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। इलास्टिक जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे हमने जब हुक का नियम पढ़ा था, हुक का लॉ पढ़ा था, तो हुक स्थिरांक बोलते हैं उसको। हुक का स्थिरांक तीन हमने डिस्कस किए थे। तो जो तीन इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, थ्री इलास्टिक कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे हम यंग मापांक भी बोलते हैं, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कर्तन गुणांक भी बोल सकते हैं, और आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बाद बल्क मॉडुलस। तो तीन आपके इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, उनके बीच में रिलेशन होता है, तो उसका डेरिवेशन हमें देखना है। कभी कभी एक आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए डेरिवेशन देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिलेशन बिटवीन इलास्टिक मॉडल्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास तीन इलास्टिक कांस्टेंट है। पहला है आपका ई, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यंग मापांक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है उसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको जी या फिर सी से प्रदर्शित करते हैं। इसको जी से भी प्रदर्शित करते हैं, सी से भी डिनोट करते हैं। और थर्ड जो इलास्टिक कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज के, जिसको हम बल्क मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। तो तीन स्थिरांक हैं आपके, और तीनों के बीच में हमें संबंध जो है स्थापित करना है, यानी डिराइव करके। तो हम पहले किन्हीं दो के बीच में करेंगे। तो सबसे पहले हम ई और की के बीच में रिलेशन एक फाइंड आउट करेंगे डिराइव करके, फिर ई और जी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ई और की के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड बल्क मॉडुलस के, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक आपके पास एक क्यूब है, जिसको हम क्या बोलते हैं, घन। घन के आकार का एक कोई शेप का मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, क्यूबॉइड या क्यूब शेप का। क्यूबॉइड तो नहीं बोलेंगे, क्यूब है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं सेम है, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ है हर एक साइड की, उसको हमने एज्यूम किया है एल है, उसको एज्यूम किया है एल है। और परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस, यानी कि हर एक डायरेक्शन में, जैसे ये एक्स एक्सिस है आपकी, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में जो स्ट्रेस लग रहा है, परपेंडिकुलर स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस या सीधा प्रतिबल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो सिग्मा एक्स है। वाई एक्स में जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है वो सिग्मा वाई है। और जेड एक्स में जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा जेड बोल रहे हैं। तो वाई एक्सिस में दोनों साइड में होगा, इसी तरीके से एक्स एक्सिस में भी दोनों साइड में होगा, और जेड एक्सिस में भी दोनों साइड में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको देख लिया फिगर में। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, बिकॉज ये क्या है, एक क्यूब है, घन के आकार का है, और इसकी लेंथ हर एक डायरेक्शन में सेम है। दैट मीन्स जो स्ट्रेस जनरेट होगा, जो स्ट्रेस उसमें प्रतिबल उपजेगा, वो तीनों डायरेक्शन में सेम होगा, ठीक है। तो वो कितना हमने एज्यूम किया है, उसको माना है सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई बराबर सिग्मा जेड बराबर सिग्मा, सिर्फ सिग्मा मान लिया है, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेन हम ऐसे ही, जैसे हमने स्ट्रेस तो एज्यूम कर लिया, अब हमें क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, विकृति निकालनी है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। पहले भी मैंने पढ़ाया है कैसे निकालते हैं। तो जो एक्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्यूब की एक्स एक्स डायरेक्शन एक्सिस है, उसमें हमें टोटल स्ट्रेन यानी कि कुल विकृति निकालनी है, जिसको हम एप्सिलॉन एक्स से प्रदर्शित करेंगे। तो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जैसे मान लीजिए जिस डायरेक्शन में लोड या स्ट्रेस लग रहा होता है, उस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा होती है, उसमें निकल के आती है। और उसके जो अदर दो डायरेक्शन होते हैं, जो लेटरल डायरेक्शंस होते हैं, जैसे अगर एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रहा है तो वो डायरेक्ट स्ट्रेन होगा, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलते हैं। और उसके अपोजिट जो दो डायरेक्शन है, यानी वाई और जेड जो डायरेक्शन है, उसमें लेटरल स्ट्रेन आएगा। दैट मीन्स अगर एक एक्स डायरेक्शन में कोई लोड लग रहा है, तो एक्स में तो एक स्ट्रेन आएगा ही आएगा, उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। साथ ही साथ उस लोड की वजह से अदर दो डायरेक्शन में भी लेटरल स्ट्रेन आता है, ठीक है।
और वो हम किससे जो आपका पॉइजन रेशियो था उससे हम निकालते थे। तो ये हमने देखा है। तो ये देख सकते हैं जो सिग्मा एक्स एप्सिलॉन एक्स लिख रहे हैं स्ट्रेन, तो ये सिग्मा बाई ई ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। दिस इज योर सिग्मा बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन में। और बाकी जो दो स्ट्रेनें हैं म्यू टाइम्स सिग्मा बाई ई, म्यू टाइम्स सिग्मा बाई, ये एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में हो गई। ठीक है, वो कैसे आता है मैंने बताया भी था। म्यू बराबर क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन ऊपर हो गई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन से दिखा रहे हैं, तो लेटरल स्ट्रेन क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन इनटू म्यू। तो एप्सिलॉन क्या है, यानी कि स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन सिग्मा बाई ई लिख देंगे, तो म्यू टाइम सिग्मा बाई ई आ जाता है। तो लेटरल दोनों डायरेक्शन में होगी, वाई और जेड में, तो म्यू टाइम सिग्मा बाई ई आ गया। अब इसमें सिग्मा बाई ई कॉमन हो गया, तो एप्सिलॉन स्ट्रेन जो है एक्स डायरेक्शन में हमारी आ गई सिग्मा बाई वन माइनस टू म्यू। अब स्ट्रेन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मतलब डीएल बाय एल, यानी कि लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। तो ये इक्वेशन 1 हमने इसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब जो वॉल्यूम होता है, इनिशियली जो वॉल्यूम था, प्रारंभिक जो आयतन होगा क्यूब का, वो क्या होगा, जैसे क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इस तरीके से ये क्यूब का क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ। तो ये क्यूब लेंथ का क्यूब हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, ताकि हम चेंज इन वॉल्यूम निकाल सके। हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है, तब हमें संबंध स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, क्योंकि ये क्यूबॉइड है और हर एक डायरेक्शन में लोड लग रहा है, तो हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसमें उत्पन्न होगी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वी, और ये एल क्यूब का आ जाएगा 3L², एक पावर घट जाएगी, और एल का फिर हो जाएगा DL। ठीक है, उसके बाद हम दोनों साइड में वॉल्यूम यानी V से डिवाइड कर दे रहे हैं, और इधर जब V से डिवाइड करेंगे तो उसको हम L क्यूब लिख देंगे, और इधर V का V ही रहने देंगे। तो dV बाई V ये हो जाएगा एप्सिलॉन V, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इधर से L क्यूब में से L² कट जाएगा, तो 3dL/L बचेगा। और ये आपका आ गया dL/L, यानी कि यहाँ पे dL/L का मान अगर निकालें तो ये आ जाएगा, 3 को इधर भेज देंगे तो 1/3 dV/V। तो 1/3 dV/V आएगा। इक्वेशन नंबर 3 मान लें। इसका मान यानी dL/L का मान हम किस में रख दें, 1 वाले इक्वेशन में रख देंगे, क्योंकि dL/L बराबर सिग्मा बाई 1 माइनस 2 म्यू था। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट्स, तो dL/L की जगह सिग्मा बाई 1 माइनस 2 म्यू और dV/3V। अब यहाँ पे 3 को उधर भेज देंगे, तो dV/V यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आपका आ जाएगा 3 टाइम्स सिग्मा बाय ई। ठीक है, और 1 माइनस 2 म्यू। तो दिस इज अ dV/V, इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो बल्क मॉडुलस होता है, क्योंकि हमें ई और ए के में प्रदर्शित करना है एक संबंध, तो बल्क मॉडुलस बाय डेफिनेशन हम लिखेंगे। उसका जो डेफिनेशन है बल्क मॉडुलस क्या कहता है, इट इज द रेशियो ऑफ द डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि ये एक अनुपात होता है, सीधा प्रतिबल और आयतन विकृति का एक अनुपात होता है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस को हमने सिग्मा से प्रदर्शित किया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को dV/V से। अब dV/V का मान हम यहाँ से निकाल चुके हैं, इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और डायरेक्ट स्ट्रेस को हम सिग्मा से दिखा रहे हैं, तो 3 सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2 म्यू। अब ई ऊपर चला जाएगा, और के बराबर आ जाएगा ई ऑफ 3 ऑफ 1 माइनस 2 म्यू, तो 3 इधर बचा रह जाएगा, और सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ई इस पूरे नीचे वाले पोर्शन को उधर भेज देंगे, तो ई बराबर आ जाएगा 3K ऑफ 1 माइनस 2 म्यू। तो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, ये पहला संबंध है जो कि वॉल्यूमेट्रिक यंग मॉडुलस यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस के बीच में संबंध आ गया है। तो इससे आप कोई क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी, कि किसी में ई दे रखा हो के निकालना हो, या के दे रखा हो ई निकालना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द डेरिवेशन, कभी कभी आपके डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो होप आप लोग को ये डेरिवेशन क्लैरिफाई हो गई होगी। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो रिलेशन होगा स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि ई और जी में रिलेशन, और ई और जी में। अभी तक हमने ई और के में रिलेशन देखा था, अब ई और जी में देखेंगे। और जी को हम कभी कभी सी से भी प्रदर्शित करते हैं। जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस भी इसको बोलते हैं, कर्तन गुणांक भी बोलते हैं इसको। ठीक है,
अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हम कर्तन की बात कर रहे हैं, शियरिंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमेशा शियरिंग कहाँ पे होती है, जहाँ पे पैरेलल फोर्स लगते हैं, यानी कि समांतर दिशा में जो फोर्स लगते हैं, यानी कि जो शियर फोर्स होता है दैट ट्राई टू शियर ऑफ द पोर्शन ऑफ मटेरियल, यानी कि उसकी परत को खिसकाने की कोशिश करता है, शियर ऑफ करने की कोशिश करता है वो लोड, सो शियर लोड कहलाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक क्यूब लिया था, क्यूब का एक जो एक साइड है उसको हमने प्रदर्शित किया है, एक फलक को हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो जैसे ये आपका क्यूब था यहाँ पे, तो इसका एक पोर्शन यानी ये वाला हिस्सा हम सिर्फ लेके चल रहे हैं, उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो दिस इज एक हिस्सा हमने कंसीडर किया है। अब इसको हमने क्यूब की साइड जो है एल मानी है, उसकी थिकनेस यूनिटी मानी है, सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस, इस पे हम ये मान रहे हैं कि इस पे शियर स्ट्रेस लग रहा है, यानी कि ये जो आपका क्यूब था उसके ऊपर वाले यहाँ पे इस सरफेस पे शियर स्ट्रेस टाउ लग रहा है। ठीक है, इधर भी शियर स्ट्रेस टाउ लग रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस होते हैं, तो इधर टाउ लग रहा है तो इधर भी लगेगा, वो आगे प्रिंसिपल स्ट्रेस में भी पढ़ेंगे कि अगर इस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लग रहा है तो इधर डायरेक्शन में अपोजिट में भी शियर स्ट्रेस लगेगा, इसको कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस बोलते हैं। इधर भी शियर स्ट्रेस टाउ लग रहा है, तो हर एक डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस टाउ लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब शियर स्ट्रेस लग रहा है तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस लगेगा तो क्या होगा, ये जो जैसे मान लीजिए एडी आपकी जो लाइन थी, ठीक है, या फिर कह सकते एडी जो सरफेस था आपका, उसको वो थोड़ा सा टिल्ट करने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा झुकाने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स जो आपका क्यूबॉइड है नीचे हमने फिक्स मान लिया है, फिक्स कर रखा है, तो जो आपका शियर स्ट्रेस की वजह से नया क्यूबॉइड बन जाएगा, यानी कि ये जो ए बी सी डी है, डी जो है खिसक के डी डैश पहुंच जाएगा, शियर स्ट्रेस क्योंकि इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है। ठीक है, इसको खिसकाने की कोशिश करेगा इस परत को, तो डी जो है डी डैश बन जाएगा और सी सी डैश बन जाएगा, तो जो नया क्यूबॉइड का हिस्सा हो जाएगा हमारा ए डी डैश सी डैश बी, या ए बी सी डैश डी, इसको हम मान सकते हैं, तो ये नया बन जाएगा आपका, यानी कि कुछ पोर्शन, ये कुछ एंगल आपका जो है खिसक गया है, उस एंगल को हम फाई बोल रहे हैं, इसी को हम शियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फाई एंगल अमाउंट ये जो है टिल्ट हो गया, इधर से डी डी डैश पहुंच गया, सी सी डैश पहुंच गया, ये भी फाई अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको देखा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हम जो डायगोनल है ए और सी, इसको हम मिला दे रहे हैं। ठीक है, डायगोनल ए सी, और वो डायगोनल ए सी कैसे कितना चेंज हो रहा है उसको भी हम मिला देना है डैश लाइन से, यानी ए सी जो है ए सी डैश बन जा रहा है, ए डी जो है ए डी डैश बन जा रहा है, और बी सी जो है बी सी डैश बन जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉप द सी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब हम क्या कर रहे हैं, सी से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ए सी डैश पे, तो सी से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है, यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अ परपेंडिकुलर सी ई, जिसको हम बोल रहे हैं, और वो सी ई हो गया। ठीक है, वो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर डाला है, एक हमने लंब डाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ए सी जो है, दिस ए सी दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, ए के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो ए सी दिस ए सी विल बी इक्वल्स टू ए, तो यहाँ से हमने ये निकाला है कि ए सी जो है बाय ज्योमेट्री ए सी बराबर ए ही हो गया है। ठीक है, ये दिस ए। ओके, अब हमको निकालना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, किस में निकालना है, जो ए सी है, ए सी जो डायगोनल है, जो विकर्ण ए सी है, उसमें हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मान लीजिए निकालना है, तो उसको हम एप्सिलॉन एल से बांध रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो लंबाई में परिवर्तन इन ए सी जो है ए सी डैश बन गया, तो लंबाई में परिवर्तन क्या होगा, ए सी डैश माइनस ए सी, तो ए सी डैश माइनस ए सी लंबाई में परिवर्तन, और नीचे प्रारंभिक लंबाई यानी ए सी। ठीक है, और ए सी जो है ए के बराबर हमने मान रहा है, तो ए सी को हम ए लिख देंगे, तो ए सी डैश माइनस ए अपॉन ए सी, ये एप्सिलॉन एल हो गया। ठीक है, अब ए सी डैश माइनस ए कितना होगा, दैट मीन्स ये दिस ए सी डैश, और उसमें से ए निकाल दें तो कितना बचेगा, ई सी डैश बचेगा, दिस अमाउंट विल बी रिमेनिंग, तो ए सी डैश माइनस ए की जगह हम क्या लिख देंगे, ई सी डैश अपॉन ए सी लिख दिया हमने, एप्सिलॉन एल बराबर हो गया। अब यहाँ पे हम जो आपका ये ट्रायंगल है सी ई सी डैश सी, ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कुछ कॉस थीटा का प्रयोग कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर ये 90 डिग्री है तो दिस विल बी 45 डिग्री, और ये भी आपका 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉस 45 लगाएंगे, तो कॉस 45 बराबर कितना आएगा स्टूडेंट्स, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा आपका, आधार आपका क्या हो जाएगा, ई सी डैश, तो इसको हमने आधार माना है ई सी डैश। ठीक है, तो ये आपका ई सी डैश आधार हो गया, ई सी डैश आधार हो गया, और नीचे कर्ण कितना हो जाएगा, सी सी डैश।
ठीक है। तो दिस इज योर कर्ण, दैट मीन्स उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, तो सी सी डैश। तो कॉस 45 यहाँ लगाएंगे तो ई सी डैश अपॉन सी सी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ई सी डैश का मान कितना आएगा, सी सी डैश इंटू कॉस 45। ओके, तो ई सी डैश की जगह हम क्या रख देंगे, सी सी डैश कॉस 45। तो सी सी डैश कॉस 45 में हमने रख दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सी सी डैश कॉस 45 और ए सी का मान हम ए बी के पदों में लिखना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो ए सी है और ये आपका ये वाला जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल, ठीक है, ये भी एक क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, देख सकते हैं। तो इसमें भी हम कॉस थीटा लगाएंगे। तो यहाँ पे कॉस थीटा लगाएं तो कितना आएगा, कॉस थीटा, तो कॉस 45 लगाएंगे। ठीक है, तो कॉस 45 में लगाया बेटा तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपका बेस कितना है बेटा, तो ये देख सकते हैं, इसमें देखें ये बेस ए बी हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ए सी का मान कितना आ जाएगा, ए बी इंटू कॉस 45। तो ए बी इंटू कॉस 45 हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो ए बी इंटू रूट 2 के टर्म में वो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखें, इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली कॉस 45 का मान यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो टोटल आपका जो बचेगा सी सी डैश अपॉन 2 AB बचेगा, क्योंकि कॉस 45 यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, तो 1/√2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका आ जाएगा सी सी डैश अपॉन 2 AB। तो यहाँ पे इसको आप अपने से खुद से सॉल्व करिएगा, इसको वैल्यू पुट करके, यानी इस ट्रायंगल में हमें यानी यहाँ पे इसको हम 45 डिग्री मान रहे हैं, 45 डिग्री है, तो यहाँ पे भी हम कॉस 45 लगा रहे हैं और इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले में 45 डिग्री लगा के सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बस ज्योमेट्री है बेटा। तो सी सी डैश अपॉन 2 AB इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 1/2 सी सी डैश अपॉन AB। अब हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, ए बी सी सी डैश, देख सकते हैं ये बी सी सी डैश, यानी ये वाला जो ट्रायंगल जहाँ पे स्ट्रेन आपका रहा है, ये जो फाई एंगल बन रहा है। तो यहाँ से अगर tan फाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका कितना है, सी सी डैश, ये हमने माना सी सी डैश अपॉन परपेंडिकुलर आपका ए बी। तो tan क्या होता है, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, tan, तो सी सी डैश यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस सी बी। ओके, तो सी सी डैश अपॉन ए बी हो गया। तो tan फाई बराबर कितना हो गया, यानी कि इस ट्रायंगल में हम tan फाई लगा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी सी डैश अपॉन ए बी। तो यहाँ से सी सी डैश अपॉन ए बी आ गया। अब ये हमें पता है कि फाई जो है बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि शियर स्ट्रेन बहुत ही कम है। तो अगर कोई भी एंगल छोटा होता तो tan फाई बराबर फाई रख देते हैं, मैथ में पढ़ा होगा आपने। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो कितना आ गया, सी सी डैश, ये हमने माना था सी सी डैश अपॉन ए बी, यानी एप्सिलॉन एल जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और सी सी डैश बाय ए बी की जगह हम फाई रख देंगे। ठीक है, तो tan फाई को फाई रख देंगे, तो यहाँ पे 5/2 आ गया। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया आपका 5/2 आ गया। अब हमें पता है कि शियर स्ट्रेस या फिर शियर मॉडुलस, यानी जी जो होता है शियर मॉडुलस, वो क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, यानी टाउ बाय शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन को हम चाहे इस तरीके से ही दिखा सकते हैं, तो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, तो टाउ बराबर जी थीटा जी फाई लिख सकते हैं। शियर स्ट्रेन को हम बेसिकली फाई से प्रदर्शित करेंगे, तो फाई लिख देंगे टाउ बाय फाई। ओके, तो फाई बराबर यहाँ पे आ जाएगा टाउ बाय जी, तो टाउ बाय जी लिख दिया हमने। ओके, तो यहाँ पे अब इस इक्वेशन, यानी कि जो सब इस फाई की वैल्यू है, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन, ये जो हमने यहाँ लाए थे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे टाउ बाय जी। तो यहाँ पे आ जाएगा टाउ बाय जी 1/2, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर टाउ बाय 2g आ जाएगा। अब स्ट्रेन जो होता है हम इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, जो एसी में स्ट्रेन है दूसरे तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रेन इन एसी बराबर लिखेंगे स्ट्रेन इन एसी ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन इन डायगोनल एसी ड्यू टू द कंप्रेसिव स्ट्रेन इन डायगोनल बी डी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको हम बात कर रहे हैं इसकी, कि जब हम यहाँ पे ये शियर स्ट्रेन लगा रहे हैं, तो जो यहाँ पे एसी में क्या हो जाएगा, एसी में टेंसाइल स्ट्रेन आ रहा है, क्योंकि ये खिंचाव हो रहा है, यानी कि एसी जो है वो बढ़ रहा है, तो इसमें स्ट्रेन आएगा ड्यू टू टेंसाइल लोड। और जो एसी डायगोनल है
उसमें एक और स्ट्रेन आएगा जो कि लेटरल स्ट्रेन होगा एडी की वजह से, क्योंकि वो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो कंप्रेसिव लोड दोनों आएगा। तो एक स्ट्रेन आएगा टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से एसी में, और एक टेंसाइल स्ट्रेन आएगा डायगोनल एसी में कंप्रेसिव स्ट्रेस जो डायगोनल बीडी में लग रहा है, यानी बीडी में कंप्रेसिव स्ट्रेस की लगने की वजह से एसी में क्या लगेगा, टेंसाइल स्ट्रेन लगेगा, ठीक है। और एसी में ऑलरेडी टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा था उसकी वजह से, तो दो स्ट्रेन आएंगे, एक लेटरल और एक लॉन्गिट्यूडनल, उसका मतलब समझ सकते हैं। तो एक लेटरल स्ट्रेन को हम टाउ बाय ई से दिखाएंगे, प्लस म्यू टाइम्स लेटरल स्ट्रेन को हम इस तरीके से म्यू टाइम्स टाउ बाय ई से दिखाएंगे। तो इसमें टाउ बाय ई कॉमन ले लिया हमने, तो 1 प्लस म्यू आ गया आपका। और एप्सिलॉन एल यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम टाउ बाय 2g लिख सकते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो टाउ से टाउ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई बराबर 2g ऑफ 1 प्लस म्यू। तो ये फाइनल रिलेशन आपका आ गया है, इसी को आपको याद रखना है, और इसका डेरिवेशन भी आप अपने से खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। तो होप आप लोग को ये क्लैरिफाई हो गया होगा। अब वैसे भी वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो गई स्टूडेंट, बट फिर भी आप पूरे वीडियो को देखें। अब जो लास्ट रिलेशन है उसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ई के एंड जी। तीनों में हम रिलेशन अब निकालेंगे। अभी तक हमने ई के में निकाला, फिर ई और जी में निकाला, अब हम ई के जी तीनों में रिलेशन स्थापित करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। तो पहला जो रिलेशन हमारा स्टूडेंट आया था, ई बराबर 2g ऑफ 1 प्लस म्यू आया था। दूसरा रिलेशन जो आया है, ई बराबर 3k ऑफ 1 माइनस 2 म्यू आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों को मदद से हम तीनों में रिलेशन स्थापित करेंगे। अब इक्वेशन 1 से हम म्यू का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 बाई जी को नीचे भेजेंगे तो ई बाई 2 बाई जी, और 1 प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, तो ई बाई 2g माइनस 1, ये म्यू का मान आ गया, ओके। अब इस म्यू की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में उठा के पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम उठा के पुट किया ई बाई 2g माइनस 1। अब यहाँ पे 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे -2 1 जा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ई बाई जी और माइनस माइनस प्लस, ये तो 1 और 2 3 हो जाएगा, तो 3 ऑफ ई माइनस जी आ जाएगा, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 3k को जो बाहर था उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k हो जाएगा, और ये 3ek अपॉन जी आ जाएगा, ओके। अब इस जो ई के जी है 3ek इसको हम उधर ले जाएंगे और ई से ही कॉमन ले लेंगे। तो जब ई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 3k बाई जी इधर वाला जो था यहाँ बचा रह जाएगा, और 9k आ जाएगा। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये जी एलसीएम ले लिया तो जी प्लस 3k आ गया, और ये जी को हम उधर अब भेज देंगे तो सॉल्व कर लेंगे तो 9kg अपॉन 3k प्लस जी आ जाएगा। तो 9kg अपॉन 3k प्लस जी, दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन ई के एंड जी। तो पहले बेसिकली दो जो रिलेशन थे वही इंपॉर्टेंट थे, उसी की सहायता से हम ये तीसरा रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट यानी कि जो स्थिरांक होते हैं, क्या उसके हुक स्थिरांक बोल सकते हैं, या नमनीय स्थिरांक के बीच में संबंध हमने स्थापित कर लिया है। हमने इसको देख लिया, डिराइव भी कर लिया है। तो होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और इसके जो पीडीएफ नोट्स है वो भी मैं गूगल क्लासरूम में सेंड कर दूंगा, सो दैट यू कैन फॉलो इट। सो थैंक यू फॉर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स थर्मल स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक होगा पार्ट 1 का, फिर पार्ट 2 में आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पढ़ेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली 4 to 5 लेक्चर या 4 लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंडली चैप्टर 2 ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 में ही इंक्लूड कर दिया है, तो चैप्टर 2 दैट मीन्स रेजिलियंस वाला पार्ट इसी में डाल दिया है। तो चैप्टर 2 का फर्दर वीडियो नहीं आएगा, इसी में आप देखिएगा। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऑलमोस्ट हमारा 4 to 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, या 4 to 5 लेक्चर्स में या वीडियोज में कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम फिर चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।